हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने कल कहा था कि 66 बीपीएससी मेंस के लिए मैं जीएस पेपर 1 आपका लगभग कवर करा दूंगा। उसी के क्रम में ये पहला वीडियो है कला एवं संस्कृति में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि यहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि आप देखें, अगर सेग्रीगेशन देखेंगे आप, तो कला एवं संस्कृति से एक क्वेश्चन, जनजातियों से एक क्वेश्चन आपका आएगा राष्ट्रीय आंदोलन से। टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं सब मिला के इन्हीं सब में से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कला संस्कृति, जनजातीय विद्रोह और शिक्षा का प्रसार से। तो आप देखें कि 6 में आपको लिखने 3, तो आप किस 3 तो आपके एकदम अच्छे होने चाहिए पोर्शन, जिसमें आप कला संस्कृति में आपको पता ही है कि 3 ही कला पढ़ना है। इसी को घुमा घुमा के आयोग बार बार पूछता है। दूसरा आपका जनजातीय विद्रोह में भी घुमा फिरा के वो कमोबेश वही पूछते रहता है। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा जनजातीय विद्रोह के समय। और फिर आपका हो गया राष्ट्रीय आंदोलन, जहाँ से भी आपको चंपारण पढ़ना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, सबने अवज्ञा है, असहयोग है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन है, उसमें गुप्त गतिविधियाँ हैं। तो ये सब भी देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो है मौर्य कला से। ठीक है, तो मौर्य कला में हम लोग पहले देखेंगे कि इसका परिचय, क्योंकि अगर आप आंसर लिखने जाएंगे तो आपको एक अच्छा परिचय आपके पास होना चाहिए रेडी। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सोच नहीं सकते कि यहाँ मैं क्या लिखूँ। तो एक अच्छा परिचय, फिर मौर्य कला के बारे में, उसके विभिन्न रूप को जानेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मौर्य कला में कला का विकास 2 रूपों में हुआ। एक राजकीय कला, राजकीय कला कहने का अर्थ क्या है, जिसको हम लोग दरबारी कला भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दरबारी कला भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा था लोक कला। लोक कला यानी स्वतंत्र रूप से जो कला का विकास हुआ, जिस कला में राजकीय हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, तो 2 कला को मुख्य रूप से पढ़ना, एक राजकीय कला और एक लोक कला। राजकीय कला को भी हम लोग अगर सेग्रीगेट करें, अलग अलग करें, खंड में तोड़े, इससे पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होती है। तो पहले पढ़ना हम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद के बारे में। अशोक कालीन जो कला है उसके बारे में हमें पढ़ना, स्तूप, स्तंभ और बराबर की गुफाएं। और जो दशरथ कालीन पढ़ना हुआ हमें पढ़ना नागार्जुन की पहाड़ियाँ। हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जैसे राजप्रसाद के बारे में पढ़ना है, तो इसके की पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। वो की पॉइंट्स आप नोट करें और की पॉइंट्स को याद करें बस, और कोशिश करें कि उस की पॉइंट से आप अपने पैराग्राफ को बना सके। अगर आपने ये कर लिया तो आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा। ऐसे भी आपको इतने सारी चीज़ पढ़ना है, आप सबको याद नहीं कर सकते लाइन बाय लाइन, आपको याद करना ही पड़ेगा कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का डिस्कशन करूँगा हर टॉपिक में, हर पॉइंट, हर कला के संबंध में, कि कहाँ पर किस की पॉइंट को याद करना है। ठीक है, क्योंकि की पॉइंट याद रहेगा तो आप खुद से बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिख लेंगे। ठीक है, आइए तो एक अच्छा सा परिचय पहले आपको लिखा दूं। परिचय आप देख सकते हैं, एक अच्छा सा परिचय। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, पॉज करके पढ़ देता हूं मैं एक बार आपके लिए, कि आप परिचय एक अच्छा सा कैसे रेडी कर सकते हैं। हर टॉपिक का एक अच्छा परिचय रेडी रखें, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए परिचय देखते हैं हम लोग। कला क्या है, सबसे पहले कला का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ एन आर्ट। आर्ट का मतलब ही होता है कि जब हम अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देते हैं, किस माध्यम से, स्केच, पेंटिंग बनाकर, या स्थापत्य मूर्ति बनाकर, ठीक है, या किसी भी रूप में, जब हम अपनी कल्पनाओं को ज़मीन पर उतार देते हैं, लोग उसे देखते हैं, उसे ही कला कहा जाता है। तो कला का अर्थ क्या है, मानवीय कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान करना। भारतीय इतिहास में आप देखेंगे तो कला का विकास प्राचीन समय से, सिंधु घाटी सभ्यता से आप देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास में कला का विकास हड़प्पा काल से ही देखा जा सकता है। लेकिन उसमें जो स्थायी और निरंतरता आई, ये पॉइंट हो गया आपका, स्थायी और निरंतरता जो आई कला में, वो आपको मौर्य काल में दिखता है। ऐसा क्यों मौर्य काल में आपको स्थायी और निरंतरता दिखता है?
ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले जो कला का विकास हुआ वो आप देखेंगे मिट्टी पर, लकड़ी पर, घास फूस पर, इन सब पर हुआ, जिन कारण उनमें स्थायित्व नहीं था। ठीक है। लेकिन जब मौर्य काल आया तो उसमें जो कला का विकास हुआ उसमें पत्थरों का यूज किया गया जो चिर स्थायी हो गए। ठीक है। जिससे हमें अच्छी जानकारी मिल सकी उस समय कला की। लेकिन जो कला मिट्टी पर हुआ या लकड़ी पर हुआ वो स्थायी नहीं रह पाया, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि स्थायी और निरंतरता किस काल में आई, तो मौर्य काल में कला में स्थायी और निरंतरता को देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौर्य काल से पूर्व लकड़ी और मिट्टी के कला रूपों का विकास हुआ जिसमें निरंतरता का अभाव था। यहाँ तक आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे, आप सीक्वेंस से चीज़ों को समझेंगे तो एक कहानी के रूप में आपको याद हो जाएगा पूरा, और फिर आप उसे एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। और वही प्रयास है मेरा कि कहानी के रूप में आपको समझाऊं। आइए अब हम लोग देखेंगे राजकीय कला। राजकीय कला में सबसे पहले राजप्रसाद। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन है राजप्रसाद। ठीक है। तो राजप्रसाद में क्या देखना है हमें, कीवर्ड्स। बस ध्यान देना है किस चीज़ के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, कि कीवर्ड्स क्या है। ठीक है। तो राजप्रसाद कहाँ से ये प्राप्त हुआ, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये प्राप्त हुआ आपको कुम्हरार से। ठीक है। कुम्हरार से आपको प्राप्त हुआ। कुम्हरार कहाँ है, पटना में। ठीक है। जो पटना में रहते हैं उन्हें पता होगा, कुम्हरार पार्क भी है। ठीक है। तो राजप्रसाद की प्राप्ति कहाँ से हुई, कुम्हरार से। ठीक है। बनवाया इसे किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए बस आप कीवर्ड्स देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बनवाया। कहाँ से प्राप्त हुआ, कुम्हार से प्राप्त हुआ। ठीक है। अब हमें देखना है किसके बारे में, किसने क्या कहा, क्योंकि उस समय यात्री भी आते थे। तो भाई कल्पना, भाई उन्होंने लिखा है उसी से तो पता चलता है कि किसके बारे में क्या कहा गया, जो अवशेष प्राप्त हुए उसके बारे में विदेशियों का क्या कहना था। तो सबसे पहले इसे स्ट्रैबो, एक नाम आपको याद रखना है, वो है स्ट्रैबो और मेगास्थनीज। स्ट्रैबो और मेगास्थनीज। ठीक है। स्ट्रैबो और मेगास्थनीज ने इसे प्रायः गंगा और सोन के संगम पर स्थित बताया। ठीक है। देखा हमने कहाँ मिला, कुम्हार में। किसने बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और स्ट्रैबो और मेगास्थनीज ने इसके बारे में क्या कहा, राजप्रसाद के बारे में, कि ये गंगा और सोन के प्रायः संगम पर स्थित है। ठीक है। देखिए अब यहाँ से आपने 3-4 कीवर्ड देखे, अब आप इससे आराम से 4 लाइन लिख सकते हैं। फिर हम इसके बारे में क्या कहेंगे, और इन लोगों ने जब इसकी क्या देखी, शानो शौकत। शानो शौकत कहने का मतलब कि जब इसकी विशालता को देखा तो ये अचंभित हो गए, और इन्होंने इसकी तुलना किससे की, सूसा, राजमहल और बतना। ठीक है। जब स्ट्रैबो और मेगास्थनीज जैसे यात्रियों ने राजप्रसाद की शानो शौकत को देखा, इसकी विशालता को देखा, महल की विशालता को देखा, अचंभित हो गए, और उन्होंने इसकी तुलना सूसा, राजमहल और इकब तना जैसे राजमहलों से की। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये राजप्रसाद की विशेषता क्या थी, आखिर क्यों इसे इन यात्रियों ने इतना विशाल और भव्य कहा। तो आप देखेंगे कि ये भवन जो था अनेक खंभों से बना था, ऐसा कहा जाता है, अनेक खंभों से बना था। और लगभग इसमें कितने स्तंभ, स्तंभ मतलब जिस पर ये खड़ा था, तो ये 84 पाषाण स्तंभ इसमें लगभग
पाए गए हैं, 84 पाषाण स्तंभ पाए गए हैं। ठीक है, अनेक खंभों से बना था और इसमें कितने स्तंभ पाए गए? लगभग 84 पाषाण स्तंभ पाए गए। और इस भवन की जो छत है, और इस भवन की जो छत है, और इस भवन की जो छत है वो छत और फर्श दोनों, ठीक है, छत और फर्श, इस भवन की छत और फर्श किस चीज़ की बनी है? लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ हो गया आपका फिर से। और फिर आप देखेंगे तो भवन की लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें कि भवन कितना लंबा और कितना चौड़ा था, तो 140 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई थी।